गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें। अभी हमारे 2 चैप्टर क्लास 12 के हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में हमारा 3rd चैप्टर है। ठीक है, हमारा 3rd चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 3rd चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारे सीरीज का 3rd चैप्टर है क्लास 12। ठीक है, देख लेते हैं चैप्टर 3 क्लास 12। ओके, अभी तक अपन 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन सा? चार्ज और पोटेंशियल के बारे में। चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हमारा कहाँ तक हमने स्टडी की है कि चार्ज जो था ना स्टेशनरी था। चार्ज क्या था? स्टेशनरी। हमारे पास कोई भी एक चार्ज क्यू है, ओके, प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए, ये क्या था? स्टेशनरी। मीन्स इसकी स्पीड क्या थी? 0। स्पीड क्या थी? 0। तो हमने स्टडी किसकी की? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब वो रुका हुआ है, उसके बारे में स्टडी। अब जो हम नेक्स्ट इस चैप्टर से स्टडी करेंगे उसमें क्या करेगा? चार्ज मूव करेगा। चार्ज मूव करेगा। देखिए, पहले केस अपना क्या था कि अपने पास चार्ज 0 था, सॉरी चार्ज था, चार्ज नॉन जीरो मान लिया कुछ भी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। चार्ज नॉन जीरो था लेकिन वेलोसिटी क्या थी? 0। तो इससे हमें क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा वगैरह था ये सब। ये तो क्या था? जब चार्ज 0 था। आज हम स्टडी करेंगे, चार्ज तो नॉन जीरो ही है, ठीक है ना, चार्ज तो नॉन जीरो है, लेकिन अब वेलोसिटी भी क्या हो गई है? नॉन जीरो। नॉन जीरो तो है लेकिन क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, वेरी नहीं कर रही है, ठीक है ना। अपन स्टडी करंट पढ़ेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे? वेलोसिटी फिक्स मान लिए कि एक एवरेज वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी से कोई भी एक चल रहा है। ओके, कांस्टेंट तो नहीं। ओके, हमने क्या मान लिया? वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारे 2 केस है। तो अब जो हमने अभी तक जो पढ़ा था वो ये था, जिसमें हमारे क्या था? स्पीड 0 थी। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? स्पीड नॉन जीरो होगी। तो स्टार्ट करें। ओके, चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ चुके। आज हमारा मेन है करंट। क्या है? करंट। अब करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज के फ्लो होने की रेट को ही क्या बोलते हैं अपन? करंट। ओके, सिंपल सा अपन 10 में पढ़ चुके हैं ये तो। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। क्या है? करंट जो बोलता है रेट। रेट मीन्स अगर टाइम के साथ अगर अपन चेंज देख रहे हैं किसी भी चीज का, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी, उसको क्या बोलेंगे? रेट। जैसे अगर स्पीड को देख रहे हैं तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कर बोलते हैं ना, रेट ऑफ वेलोसिटी। तो क्या टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। सेम लाइक अगर टाइम के साथ चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी एक करंट, ये लीजिए कुछ भी एक अपना, कुछ भी मान लिया अपने कि अपना एक सिस्टम है, इसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज मान लो, कुछ भी नेगेटिव चार्ज मान लो, पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है। और अपने ले लिया टाइम, इस टाइम से इस इधर से इधर तक, ठीक है ना, ये अपना एक मान लिया टाइम टी मान लिया, और टाइम टी में एक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो को क्या बोलेंगे अपन? करंट। इस फ्लो को अपन क्या बोलेंगे? करंट। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा फ्लो ऑफ चार्ज को अपन क्या बोलेंगे? करंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। याद रखना है, करंट की यूनिट एम्पियर या फिर कुलाम पर सेकंड में बोल सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होगी? कुलाम। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। और ये अपॉन में है कुलाम पर सेकंड, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मेन जो ऐसा यूनिट है क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ऐसा यूनिट अपन क्या यूज लेंगे? एम्पियर। अपन कोई भी करंट को अगर शो करना चाहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एम्पियर। अब एम्पियर अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा करंट हो सकती है, कहीं पे बहुत कम करंट हो सकती है। एग्जाम्पल अगर अपन ले किसका? लाइटनिंग। लाइटनिंग पता है ना, बिजली। लाइटनिंग, ठीक है ना। लाइटनिंग के अंदर जो अपनी जो करंट होती है ना, वो अप टू कितनी होती है? 10⁻³ to 4 एम्पियर। मतलब 10 के घात 3 से 10 के घात 4, 1000 से 10,000 तक करंट होती है। किसमें? लाइटनिंग। ये अपनी जो बिजली चमकती है ना उसके अंदर, ये बहुत ज्यादा हो गया। और इसी का एक सेकंड अगर ऑप्शन लेके अपने नर्व्स, नर्व्स के अंदर भी क्या होता है? करंट फ्लो है। कैसे? क्योंकि वो अपने अंदर भी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है ना, ब्लड।
तो ब्लड के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो उसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्लो हो रहा है। तो उस फ्लो होने के अंदर अपने अंदर भी एक करंट चलती है, ठीक है ना, करंट इन नर्व्स, करंट इन नर्व्स। नर्व्स कौन सी, ये अपनी धमनी, शिरा, जो भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना, नर्व्स, नसें, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होती है, माइक्रो एम्पियर, कितनी, 1 माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। माइक्रो किसको बोलते हैं, 10⁻⁻6। तो बहुत कम करंट अपने अंदर फ्लो होती है, करंट फ्लो हो रही है लेकिन कितनी, 10⁻⁻6 एम्पियर। यूनिट क्या है, एम्पियर। और उधर क्या है, 10⁻3 4, जो कि बहुत ज्यादा है, लाइटनिंग, उससे अपनी मौत भी हो सकती है, और अपने अंदर भी करंट चल रही है लेकिन उससे अपनी मौत नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत कम है, मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत कम, और उधर मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा। अगर ये बिजली अपने ऊपर गिर जाए तो अपन मर जाएंगे, ठीक है ना, ये बहुत हैवी है, लेकिन ये क्या बहुत लो है, जिससे अपन को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर अपने अंदर ये बंद हो जाए ना, करंट फ्लो होना, तो अपन मर जाएंगे, क्योंकि करंट फ्लो होना बंद हो गया मतलब क्या हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया तो क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, हार्ट पंपिंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो करंट का अपने अंदर भी फ्लो होना भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, ये करंट की, ये करंट अपने शरीर के अंदर भी होता है। अगर आप किसी बॉडी या ओपन वायर को टच करेंगे जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो अपन को क्या, अपन भी उस सर्किट के अंदर आ जाता है। क्यों, क्योंकि अपन भी क्या एक कंडक्टर है, और अपने अंदर कंडक्टर का काम कौन करता है, ब्लड, ब्लड वेसल्स जो है वो अपने कंडक्टर का काम करते हैं। ये तो अपने क्या हो गया, मोटा मोटा अपना पढ़ लिया है कि करंट क्या है। करंट की अपने डेफिनेशन देख ली, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, करंट की यूनिट देख ली, ठीक है। ये हमारा करंट का हो गया। चलिए, अब जब हमने करंट पढ़ लिया किसी के बारे में, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि करंट है। अब क्या है कि कंडक्टर, करंट कैसे फ्लो करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट में, या फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, उन सबका क्या अलग अलग सिस्टम है। तो करंट इन कंडक्टर, करंट फ्लो इन कंडक्टर, ठीक है ना। अब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कैसे होता है उसके बारे में देखिए। ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, चलिए, ये कोई भी एक कंडक्टर है, कुछ भी मान लीजिए मेटल है, ओके, ओके, ये हमारा क्या कंडक्टर है। तो अगर इसके अंदर करंट फ्लो करवाना है, क्या करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो डायरेक्ट क्या करंट फ्लो हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक मेटल का टुकड़ा लाके यहाँ रख दिया, यहाँ पे मैंने लोहे का एक पाइप लाके रख दिया, तो क्या उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे के टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट करंट फ्लो क्या होगा, जीरो। क्यों, ये देखिए, ये मान लीजिए बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, अब ये अलग 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 टाइप से मोशन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, वो भी अलग अलग टाइप से मोशन कर रहा है, थर्मल या बाहर की एनर्जी से, टेम्परेचर की वजह से, ओके। ये इलेक्ट्रॉन, तो इन सब का जो एवरेज इफेक्ट होगा ना, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड या एवरेज इफेक्ट, वो क्या हो जाएगा, जीरो। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा इनका, जीरो। थर्मल, थर्मल मीन्स अपने आसपास के टेम्परेचर से इसने लिया और अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोशन कर रहे हैं, लेकिन इनका नेट और एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सबका मोशन क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, तो सबके अलग अलग आपस में टकराएंगे, ठीक है ना। इनका टकराना क्या होता है, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होता है, इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होता है, ओके। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इनकी जो स्पीड है ना, वो चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है ना, हैवीली आयन्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, इनकी स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। तो नेट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यही केस, सेम केस कहाँ करते हैं हम, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। यही अपना मेटल वायर है, अब मैंने इसको क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ठीक है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, अभी तक तो क्या था, मेटल था, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ नहीं था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, मान लिया इधर क्या आ गया, प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, इधर मान लिया मैंने प्लस, ठीक है ना, इधर मान लिया मैंने माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ई प्लस से माइनस की ओर होगी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई प्लस टू ई माइनस हो जाएगी, ओके। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है,
पहली बात ये देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पे क्या डिपेंड करता है, करंट की कन्वेंशन करंट, ठीक है ना, करंट कन्वेंशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने क्या ले लिया, पॉजिट्रॉन ले लिया, मीन्स ई प्लस होल ले लिया, अगर होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट भी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इधर। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन का मोशन मैंने मान लिया कि वो इस साइड जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये कन्वेंशनल करंट, अपने जो मानी हुई करंट है वो ये होगी। क्योंकि करंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है अभी तक अपने लिए, अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो टोटल नेट करंट क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन अपन ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है तो उससे क्या, एक सब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉन सब इस तरफ घूम रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस साइड। तो ये तो क्या था कि अगर कंडक्टर है अपने पास, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा। अब कंडक्टर में तो हो गया, अपने को पता चल गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एनर्जी मिल गई, फील्ड का एक नेट फोर्स मिल गया, एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया इनका, एक डायरेक्शन में मूवमेंट से क्या हो गया, करंट फ्लो हो गई, ठीक है ना। क्योंकि एक साइड इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो क्या है, टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या एक टाइप का चार्ज है, और चार्ज अगर किसी टाइम में चल रहा है तो वो क्या है, करंट है, ठीक है ना। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या है, करंट है। ओके, तो उसी से अपने को करंट मिल गई। ये तो अपनी बात हो गई कंडक्टर की। अगर सब नॉन कंडक्टर की बात करें अपन, ठीक है ना, नॉन कंडक्टर, तो नॉन कंडक्टर में मेरी चीज क्या है, नॉन कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और उनका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, अगर बैंड थ्योरी पे जाए तो ये देखिए, ये इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ओके, यहाँ पे अगर अपने इलेक्ट्रॉन है उसको अगर यहाँ जाएगा तब करंट का फ्लो होगा, लेकिन ये गैप जो है ना इतना हाई होता है कि वो फिल नहीं किया जा सकता एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू, या फिर एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद भी ये गैप क्या है, कम पड़ रहा है, सॉरी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाते। लेकिन सेम केस अगर हम कंडक्टर में जाए तो कंडक्टर में क्या करते हैं, ये जो कंडक्शन बैंड है ना, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा सकता है। किसके केस में, कंडक्टर। नॉन कंडक्टर की बेस केस में ये क्या होता है, गैप बहुत ज्यादा है, कितना 3 to 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का गैप होता है, कितना 3 to 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। लेकिन कंडक्टर में अप टू लगभग जीरो होता है, और लगभग जीरो। फिर एक इन दोनों के बीच में और आता है क्या, सेमी कंडक्टर। क्या आता है, सेमी कंडक्टर, जो अपना आगे पढ़ेंगे अगर आएगा तो। सेमी कंडक्टर के क्या होता है, ये होता है 1 to 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच में होता है, ठीक है ना। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, वो क्या है, सेमीकंडक्टर। ये क्या है, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी से डिस्क्राइब हो गया कि करंट का फ्लो क्यों नहीं होता। और ये हमने बता दिया कि अगर एक कंडक्टिंग वायर ले लेंगे अपन, सेपरेटेड रखेंगे, तो उसके अंदर नहीं होगा, क्यों कि नेट करंट फ्लो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि ओरिएंटली रैंडमली ओरिएंटेशन करेंगे, क्या करेंगे, रैंडमली ओरिएंटेशन करेंगे, इधर रैंडमली घुमेंगे तो नेट फील्ड क्या कर देंगे, वो जीरो। लेकिन अगर एक एक्सटर्नल फील्ड हमने दे दिया है तब क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। डायरेक्शन फिक्स होने से क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होगा। तो ये तो क्या था अपना, कि कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, ये अपना हो गया आज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, अपन 10th क्लास में पढ़ते आए हैं कि अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरा V है, उनके दोनों सिरों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस D है, और इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट क्या है, I है, फ्लो होने वाली करंट I है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, V is proportional to I and V is equals to IR। सिंपल सा ओम लॉ है, ये तो अपना बेसिक सा स्टेटमेंट है कि इफ a current flowing through any wire or conductor and having a potential V across the conductor, then Ohm's law states that the V is proportional to I. The potential difference across the wire is proportional to the current. Okay, means अगर वायर है, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है I, और उसके पोटेंशियल सिरों के पास पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उनका रिलेशन क्या होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। जिसको अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो R है। R को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है ना। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओम, ओमेगा ओम। ओके, ये तो अपना क्या था, ओम्स लॉ, बेसिक सा ओम्स लॉ। लेकिन एक बात यहाँ देखने की कि आर जो होगा ना, अपन क्या लिखेंगे, V अपॉन आई। आर तो हो गया V अपॉन आई, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रही है ये, लेकिन आर डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल। एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, सेकंड
सेकंड किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पर, किसकी कोई भी वायर लिया गया उसकी डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस। ठीक है ना, एक उसकी डायमेंशंस क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है आर, कि एक तो आपका मटेरियल कौन सा है और उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, देखिए कैसे डिपेंड करता है उसको देखिए। अब जो इंपॉर्टेंट है अपना, कि आर जो है ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर कोई वायर है उसकी लेंथ की तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर इसको डिस्क्राइब करें अपन और अच्छे से, चलिए मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है ना, मान लिया ये कोई क्यूबिकल वायर ले लिया मैंने। ओके, इसकी लेंथ क्या है, एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, ए है। लेंथ ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई करंट फ्लो करवा रहा हूँ, आई करंट क्या, आई फ्लो हो रही है, और इसका ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। ये तो अपना नॉर्मल केस हो गया। सेकंड केस मैंने क्या किया, सेम लेंथ का इसके आगे लगा दिया, क्या किया, सेम लेंथ का मैंने इसके आगे लगा दिया। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, एल, एल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या हो गया, सेम हो गया। क्रॉस सेक्शनल मतलब ये वाला एरिया, ठीक है ना, जहां से करंट अंदर जाएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखेगा अपन को। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ए। चलिए तब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए इसके ऊपर वी था, इसके ऊपर वी था, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, 2v। पोटेंशियल क्या हो गया, 2v। लेकिन करंट क्या है, सीरीज में करंट क्या फ्लो क्या होगा, सेम होगा। तब इधर अगर अपन क्या निकालना चाहे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर, और इस केस इसका ले लीजिए R1 ले लीजिए। आर क्या होता है, देखिए v इज टू आई आर है। ठीक है, आर इज टू वी अपॉन आई, वी कितना है, 2v, और आई कितना है, आई, और वी अपॉन आई को अपन क्या बोलते हैं, आर, तो 2r। ये तो हो गया पहला केस। मीन्स क्या होगा, अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ, लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। अब मैं केस लेता हूँ 2, कौन सा केस लेता हूँ, 2। ये अपना फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस लेते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, सेम केस है मेरे पास, वही है, ये ये मैंने ले लिया। ओके, यहाँ ध्यान से देखना है। अब मैं क्या करूं, लेंथ नहीं बढ़ा रहा, लेंथ को तो सेम रखा मैंने, मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच में से इसको काट रहा हूं। क्या कर दिया मैंने, बीच में से इसकी स्लाइस कर दी। ठीक है ना, एक ईंट है उसके बीच में से समझे मैंने एक क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया। स्लाइस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगा नीचे वाला, और ये ऊपर वाला भी a/2 हो जाएगा। लेंथ क्या आएगी, सेम। अब सेम देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, v ही होगा ना, पोटेंशियल थोड़ी बढ़ेगा। पैरेलल में अगर होता है तो पोटेंशियल सेम होता है, अपन रेजिस्टेंस के पेस में 10th क्लास में ऐसा पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, करंट, इसके अंदर क्या होगी, करंट फ्लो बढ़ जाएगी ना, इसके अंदर I/2 होगी, और इसके अंदर भी I/2 होगी। अगर मैं अब सेकंड केस में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ एक के अंदर, ठीक है, एक के अंदर कैलकुलेट करता हूँ। चलो मैंने इसका हाफ कर दिया ना, ये हाफ पीस लेना आप मेरे को, तो क्या हो गया, v अपन आर, वी क्या है, वी तो सेम है, लेकिन v अपन आई, आई क्या अपना I/2, I/2, और 2 क्या चला जाएगा ऊपर, 2v अपन आई, जो कि क्या हो गया 2r। देखिए क्या किया हमने, हाफ किया है, क्रॉस सेक्शन को कम किया है। अगर एरिया घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मींस एरिया घटाने से मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, आर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आप कंबाइन अगर लिखना चाहे इसको, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, हो गया। अगर मैं इसको और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो आर क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए। ये हमारा एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, जो किसकी डिपेंडेंसी को शो करता है, इट्स डायमेंशन एंड इट्स मटेरियल। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और ये किसकी होती है, फिक्स होती है रेजिस्टिविटी मटेरियल की। अगर आप चांदी लेंगे तो चांदी की एक रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर लेंगे तो कॉपर की एक रेजिस्टिविटी होगी, वो क्या होगी, फिक्स होगी। ये क्या होगी, फिक्स होगी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ क्या होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है ये। ठीक है, अगर कोई मटेरियल उसके ऊपर डिपेंड करेगी। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमें पता चल गया। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है ना, ओम इंटू मीटर, क्या होगी, ओम इंटू मीटर। ओके, ये हमने क्या पढ़ लिया अपना, रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी क्या होगी, अगर मैं फॉर्मूला अगर इसको और लिखना चाहे
हमारा क्या है फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर मुझे रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, अगर यूनिट चेक करनी चाहते हैं तो इसकी ये देखिए यूनिट ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से 1 मीटर गया तो यूनिट क्या आ गई ओम इंटू मीटर। ये तो क्या होगी इसकी यूनिट हो गई। रजिस्टिविटी क्या हो गया आर इज इक्वल टू ए अपॉन एल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो मेरी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, नहीं, वो रजिस्टेंस डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है ओनली ऑन मटेरियल। ठीक है ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। और एक टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, डिपेंड ऑन मटेरियल्स, कि आपका मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्या था हमारा रजिस्टिविटी और ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने उसकी यूनिट देख ली है। अब हम आगे उसका और देखते हैं अभी। और अब हमारा जो फॉर्मूला था उसको हम और देखते हैं आगे। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है ना उसको अपन और डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये तो आ गया अपने पास। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया रजिस्टिविटी का, सॉरी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। एक हमारे पास और फॉर्मूला क्या है आर का, V इज इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर को पुट कीजिए इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, आई आर, आई तो यही रहेगा, आर क्या आ जाएगा रो एल अपॉन ए। ओके, एक हमें और फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है ई एल, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आई रो एल अपॉन ए, एल टू एल कैंसिल आउट। ठीक है, फर्दर अगर इसको आगे लिखे एक नई क्वांटिटी हमें मिलेगी अभी। ठीक है ना, E इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, और पर यूनिट चार्ज डेंसिटी, आई अपॉन ए को क्या बोलेंगे अपन चार्ज डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। ओके, ये तो हमारा क्या है चार्ज डेंसिटी, इसको लिखेंगे। चलिए तो ए इज इक्वल टू जे, जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और रो ये हमारा एक मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहे, किस में रिप्रेजेंट करना चाहे वेक्टर में, तो ई वेक्टर जो होगा इज इक्वल टू जे वेक्टर रो, रो तो क्या है नॉन वेक्टर है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जे क्या है करंट डेंसिटी क्या हो गई वेक्टर क्वांटिटी, और जे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ओके, चलिए जे अगर इसको और डिफाइन और लिखना चाहे अपन, ठीक है ना, और कुछ लिखते हैं तो रो को क्या बोलते हैं अपन, रो जो है ना वो रजिस्टिविटी है, रो को बोल सकते हैं अपन 1/σ, सिग्मा को क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। जैसे रजिस्टिविटी का इनवर्स, रजिस्टिविटी का काम क्या है रोकना, कंडक्टिविटी का काम क्या है उसका चलाना। ठीक है ना, चालकता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसको अगर मैं और लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ये फॉर्मूला जो है ना ये बहुत काम आएगा। और हायर स्टडीज अपन करते हैं ना, अभी 9-10 तक पढ़ता है ओम्स लॉ अपन कौन सा बोलते थे ये V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, ओम्स लॉ अपन कौन सा बोल रहे थे V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन अब हम आगे आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उसमें अपना मेन ओम्स लॉ कौन सा है ये ओम्स लॉ, ये हमारा क्या हो जाएगा मेन ओम्स लॉ हो जाएगा। ओके, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हमारा मेन ओम्स लॉ भी ये डिस्क्राइब करेगा। ठीक है ना, तो ये तो क्या था हमारे ओम्स लॉ के बारे में हमारी पूरी स्टडी हो गई। ओके, अब फर्दर अब आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। एनसीईआरटी के बुक से हम ले रहे हैं लगातार कि आपको क्या पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है ना, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखिए ड्रिफ्टिंग क्या है, ड्रिफ्टिंग आपने सुना होगा क्या करना, ऐसे स्विप करते हैं गाड़ी को वगैरह या बाइक को वगैरह, तो क्या होती है ड्रिफ्टिंग होती है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग सेम अपने इलेक्ट्रॉन के केस में, हमारे पास ये कोई पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है ना, मान लिया कि बी पॉइंट पर इसकी फाइनल पोजीशन है एट टाइम टी। ओके, तो ये क्या करेगा ब्राउन इन मोशन करेगा, रैंडम मोशन करेगा, लेकिन मोशन क्या होगा स्ट्रेट होगा। और ये जो अपने ये चेंज हो रहे हैं ना ये किसकी वजह से हो रहा है कॉलिजन की वजह से, किसकी कॉलिजन की वजह से। ये क्या होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रैंडम। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन मोशन कैसे करता है रैंडमली। ठीक है ना, और कॉलिजन किससे करेगा हेवीली आयंस, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आयंस भी तो है अंदर। ठीक है ना, आयंस है मॉलिक्यूल्स है तो उसके क्या करेगा
कॉलिजन करेगा। कॉलिजन करने से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे उसको कोई मॉलिक्यूल मिल गया, उसको टक करके वापस आ गया, इधर इधर को मिला, उसको गया उधर 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 करके फाइनल अपने पोजीशन टी टाइम पे पहुंच गया एट टाइम टी। ओके, ये तो क्या था, ब्राउनियन मोशन, इसको क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ ब्राउनियन मोशन बोल दीजिए, ठीक है, ड्रिफ्ट। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सक्सेसिव मोशन करेगा, ठीक है। अब एक टक्कर की वहां पे, दूसरी टक्कर वहां पे, तीसरी टक्कर वहां पे, ऐसे अलग अलग टक्कर करके करेगा। तो इसकी जो एवरेज स्पीड जो होगी ना, एवरेज स्पीड ओवर टाइम टी, ठीक है ना, एवरेज स्पीड ओवर टाइम टी, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना, अपन डायरेक्ट कंसीडर करें ओवर टाइम टी आई, ठीक है ना, टी आई टाइम 1 2 से 4 एन पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, उसको अगर अपन लिखना चाहे तो वी आई, अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और एन नंबर है तो 1/n हो गया। एवरेज की बात करें टोटल स्पीड अपॉन नंबर ऑफ काउंट्स। ओके, तो एवरेज स्पीड अगर लेना चाहे आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ये आई। ये क्या अपनी एवरेज स्पीड है, क्या है, एवरेज स्पीड, इनिशियल एवरेज स्पीड ले ली मैंने। ओके, ये क्या होगी, जीरो, क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ना अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, एक की बात हमने ये कि ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, वो बहुत सारे मोशंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे मोशन करने की वजह से उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास, जीरो। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, जीरो। ओके, ये तो कब बात की, जब उसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है ना, ये जो मोशन हुआ ना अपना, ये देखिए, ये तो ये अब इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, तो ये देखिए ये ठीक है ना, ये अलग टाइप का थोड़ा सा मोशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्यों, क्या लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा अपने, ठीक है ना, क्या लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से फोर्स, यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस का ई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और फोर्स को न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, एम ए क्या अपना वेक्टर है, ई भी क्या है, वेक्टर है। ओके, अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, माइनस का ई, ई अपॉन एम, तो ये तो क्या हो गया अपना एक्सेलरेशन, ठीक है ना, क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन है और हमारे पास इनिशियल स्पीड भी है, इनिशियल स्पीड जो अपने की ना, जिसमें अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इनिशियल स्पीड वी आई, ठीक है, वो तो एवरेज इनिशियल स्पीड हो गई अपने पास, ठीक है। अब अगर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अगर पढ़ी हो, अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, मान लिया फॉर द फाइनल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, फाइनल एवरेज वेलोसिटी अगर मेरे को चाहिए, मान लिया मैंने इसको कैपिटल वी आई ले लिया, ठीक है, तो अपने ये पढ़ा होगा v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए, v अपना फाइनल है तो उसको मैंने कैपिटल ले लिया, ठीक है ना, फाइनल एवरेज वेलोसिटी को क्या ले लिया मैंने, वी आई ले लिया। ओके, और वी यू क्या है, वी आई इनिशियल है तो इसको वी आई ले लिया, स्मॉल ले लिया। ओके, प्लस ए टी, ए क्या अपना ये रहा, तो माइनस का ई, ई अपॉन एम, और टाइम मैंने क्या ले लिया, सक्सेसिव टाइम, अपना टोटल टाइम क्या है, टी आई है, उस मोशन को ए से बी आने में लास्ट, टी आई क्या अपने लास्ट कोलिजन की ना, अपने लास्ट पोजीशन पे आया ए टू बी अलग अलग कोलिजन करके, तो फाइनल टाइम क्या है, टी, और टाइम जस्ट बिफोर द लास्ट कोलिजन, लास्ट पहुंचने के लिए जो टाइम लगा वो क्या है, टी आई। ओके, ये रहा, ये क्या आपने सब एवरेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज भी लिख सकते हैं एवीजी,
EVG। ओके, इसको और लिखेंगे आगे, चलिए। वेक्टर वी आई एवरेज क्या है अपना, ये एवरेज के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया 0, चलिए 0 लिखिए। ये क्या हो गया माइनस ई ई अपॉन एम और ये टी आई, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये तो अपने क्या आ गया, वी आई एवरेज आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए एक बार और, माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम टी आई, ये अपना फॉर्मूला आ गया एवरेज का। अब काम बात की, मुझे इसको टी आई को थोड़ा चेंज करना है, तो इसके लिए अगर एक टर्म है टी टॉ, क्या है टॉ, इसको बोलते क्या सक्सेसिव कॉलिजन, ये अपनी जो कॉलिजन हुई थी ना, ये इन कॉलिजन, इसमें जो ये लगने वाला जो टाइम है ना, ये टॉ, ठीक है ना। तो टी को क्या हो सकता है, टाइम ऑफ टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम रिलैक्सेशन टाइम, क्या लिखेंगे रिलैक्सेशन टाइम, क्या लिखेंगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलेगा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है ना। तो अगर सक्सेसिव कॉलिजन हो रही है तो उनमें जो लगने वाला जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, कॉलिजन हमने बता दी वो एक गया, ठीक है ना, ये वाला, ये और ये, इनके बीच में जो सक्सेसिव टाइम लग रहा है ना, इधर कॉलिजन हुई, फिर जैसे यहाँ और यहाँ, इन दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या, एवरेज टाइम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अगर मैं इसको फर्दर चेंज करना चाहूँ, एवरेज टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, समटाइम्स टी आई ज़्यादा होगा, समटाइम्स ये अपना एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये टी क्या कर सकता है, वेरी। तो अगर मैं टी आई को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, अपना जो टोटल टाइम टेकन था ना उसको मैं सब्सटीट्यूट किससे करता हूँ, टाउ से, रिलैक्सेशन टाइम से। तो अब हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस का ई फैक्टर अपॉन एम टाउ, ठीक है ना। टी क्या है, ये टाउ क्या है, टाइम पीरियड रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं एवरेज की अब इसकी बात करूँ तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इस केस में इसको बोल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस का ई अपॉन एम टाउ। ओके, अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस की, मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। तो ये अपने क्या है फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर टाइम मैंने क्या ले लिया, एवरेज अपना जो टाइम था ना टी आई, उसका एवरेज टाइम मैंने क्या मान लिया, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, फिर उसको मैंने क्या कर दिया, उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, पुट करने से अपने पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ये तो क्या है अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर अपने को कैलकुलेट करने के बोले जाए कि इलेक्ट्रॉन है, उसका ब्राउनियन मोशन है, रैंडम मोशन है किसी कंडक्टर के अंदर, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से दे सकते हैं अपन। ओके, अब मान लीजिए कि हमारे पास हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, हमने कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर, मान लीजिए ये हमारा कंडक्टिंग वायर है। ओके, मान लीजिए इसकी इस सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ओके, अब मेरे पास इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डायरेक्शन क्या होगी, साइड में होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ रहे हैं, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ अगर लिखना चाहे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अगर स्पीड वी डी है तो डेल्टा टाइम को करेंगे, डेल्टा क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसका, डेल्टा टी, टाइम टू reach electron, time to reach electron to the surface A, ठीक है ना। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ए पे आने में जो टाइम लग रहा है वो अपना क्या है, डेल्टा टी टाइम है, बहुत कम टाइम है मान लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है ना,
तो इन्फाइनेटिसिमल स्मॉल टाइम है ये, ठीक है ना। तो इधर इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, सरफेस ए पर आ जाएंगे। अगर टाइम टी लग रहा है, अगर उनकी स्पीड क्या है वी डी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अपने कैलकुलेट की है ना, क्या है वी डी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी कवर, वी डी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डी डेल टी। अब क्या है, लेट सपोज एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन मान लिया कितना एन है, ठीक है ना, हम लोग को पता नहीं है, मान लिया एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा एन, तो पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए अगर पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं बोलता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन है, तो एन अपॉन वी ये हो गया। अगर वी को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ए इंटू लेंथ एल, ओके। अगर पर यूनिट लेंथ निकालना है मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, पर यूनिट लेंथ, हमारे पास सिर्फ लेंथ है, ठीक है ना, हमें एरिया के लिए नहीं निकालना, पर यूनिट लेंथ के लिए कितना, तो पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा एन इंटू ए। तो अब यहाँ पे जो अपन एन लिखेंगे ना, क्या एन इंटू ए लिखेंगे सरफेस के लिए, टोटल सरफेस के लिए, ठीक है, ओके। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा एन ए, तो हमारे पास आ गया एन ए, ठीक है, और वी डी टी टी, वी डी डेल्टा टी, समझ गया ना कैसे, पर यूनिट, हमारे पास क्या था पर यूनिट मीन्स एन अपॉन वॉल्यूम था, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते थे अपन, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया अपने पास ए है, लेंथ क्या होगा डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है अपने पास वी डी डेल टी, डेल्टा एक्स क्या है अपना वी डी डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल चार्ज आया वो क्या है एन ए वी डी डेल टी, ओके। नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 100, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा एन ई, एन ई अपने क्वांटाइजेशन में भी पढ़ा था, अगर इलेक्ट्रॉन ई है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगी, और चार्ज पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा माइनस का ई, तो माइनस का एन ई ए वी डी डेल्टा टी, ओके। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2, ठीक है ना। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके इस फ्लो पे आ रहे हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ओके। ये तो हमारा क्या हो गया टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। अब चलिए टोटल चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया तभी लिखा था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी, तो टोटल चार्ज हमारा जो था क्या था क्यू माइनस का एन ई ए वी डी टी, ओके। क्यू को क्या लिख सकते हैं आई टी, आई तो डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का एन ई ए वी डी डेल्टा टी, समझ गया डेल्टा टी कैंसिल आउट, ओके। चलिए तो हमारे पास करंट क्या आ गई आई इज इक्वल टू माइनस का एन ई ए वी डी एंड क्या आ गया हमारे पास करंट, ये तो क्या ही है हमारे पास करंट। अब हमें इसको कुछ और चेंज करना चाहिए, क्या करें कुछ और चेंज करते हैं। चलिए वी डी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, क्या था, जो कि वी डी इज इक्वल टू माइनस का ई ई टाउ अपॉन एम, ये फॉर्मूला था ना, ये देखिए ई टाउ अपॉन एम, और अपने नेगेटिव में था, ओके, माइनस का ई टाउ अपॉन एम, ओके, नेगेटिव में था ये, पुट कीजिए इसको, आई इज इक्वल टू माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन ई स्क्वायर हो जाएगा, ये तो है ही है, ई है टाउ है अपॉन एम, ओके। ये हमारा क्या आ गया करंट का एक और फॉर्मूला आ गया। अब इसको और चेंज करते हैं, कैसे, ए को अगर मैं डिवाइड में लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, आई अपॉन ए क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम, आई अपॉन ए को अपन क्या बोलेंगे करंट डेंसिटी, जिसको अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं जे, ओके। क्या बचा एन ई स्क्वायर ए, सॉरी ये तो चला गया अपना एन ई स्क्वायर टाउ और ई अपॉन एम, ओके। अब देखिए कई से कैसे थोड़ा सा दिखा दिखा लग रहा है, इसको अपन ऐसा लिखे अगर करंट डेंसिटी, क्योंकि सेम डायरेक्शन होती है जो करंट डेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सर स्केलर। तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा ना, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई,
तो देखिए इन दोनों को क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, जिससे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये हमारी कंडक्टिविटी की एक और वैल्यू आ गई, जो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ चार्ज और रिएक्शन टाइम और मास ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अपना कंडक्टिविटी का डेरिवेशन हो गया एक। ओके, आज हमने क्या क्या किया, करंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, हमने क्या पहले तो करंट के बारे में डिस्कस किया कि करंट क्या होता है। ओके, फिर करंट का हमने क्या किया, करंट फ्लो इन कंडक्टर, करंट फ्लो इन कंडक्टर हो गया, उसको हमने डिस्कस कर लिया कि कुछ चालक में क्यों नहीं होता, चालक में क्यों होता है। फिर ओम्स लॉ को हमने डिस्कस किया, फिर ओम्स लॉ की डिपेंडेंसी को डिस्कस किया, रजिस्टिविटी को डिस्कस किया अपन ने। ठीक है, रजिस्टिविटी को डिस्कस किया, फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, और फॉर्मूला को सॉल्व किया। ठीक है ना, फर्दर अपन ने इसको क्या किया, दोनों फॉर्मूला को इक्वेट किया, उससे हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जो कि हमारा करंट ओम लॉ है, जो ज़्यादा वैलिड है प्रैक्टिकली। ओके, फिर ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, फिर क्या किया हमने, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ा। ठीक है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, फिर कंडक्टर के ऊपर हमने करंट का फ्लो कैसे होता है उसको डिस्कस किया, उससे हमने क्या डिराइव किया, कंडक्टिविटी को डिराइव किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।